Okay, guys, income elasticity of demand is a very important topic. It comes in almost every exam in your AS. कोई भी पेपर आप उठा ले, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको नजर आ रहा होगा. अगर एक अटैम्प्ट में नहीं आया तो अगली अटैम्प्ट में तो लाजमी आता है. इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माइक्रो का. अगर आप मुझसे पूछेंगे सर हमारे पेपर में क्या आएगा, कुछ कंफर्म बता दें, तो मैं बोलूँगा यार इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी significantly tested in almost every attempt. So this is a question that usually comes in the exam on this topic, income elasticity of demand. अभी तक हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ते आ रहे थे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम की इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी कहते हैं किसको? रिस्पॉन्स को. किसको कहते हैं? रिस्पॉन्स को. जब हम पीडी पढ़ते हैं तो हम रिस्पॉन्स पढ़ते हैं प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड से. प्राइस में अगर प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस बढ़ेगी या गिरेगी, तो फिर इसका इम्पैक्ट क्वांटिटी डिमांडेड पे किस एक्सटेंट तक आ सकता है. सर अगर इनइलास्टिक होगा तो ऑब्वियसली इतना एक्सटेंड नहीं होगा. रिस्पॉन्स का सेंसिटिविटी जो होगी वो लेस इलास्टिक होगी. अगर इनइलास्टिक है तो रिस्पॉन्स अगर इनइलास्टिक है तो लेस सेंसिटिव होगा. इलास्टिक है तो मोर सेंसिटिव होगा टू अ प्राइस चेंज. आपको ये बात मालूम है कि प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड. आपको ये बात मालूम है कि प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड. देयर आर अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड एज वेल, सच एज अ राइज इन इनकम्स. बुरहान में इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी अ राइज इन इनकम्स में शिफ्ट द डिमांड. हमें बात पता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्रोडक्ट $10 का बेच रहे हैं और उसकी डिमांड जो है वो कितनी है, उसकी डिमांड जो है वो लेट्स से 100 यूनिट्स है, और अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है शावेज, अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, सो नाउ वी आर विलिंग टू पे मोर फॉर द प्रोडक्ट इवन एट द सेम प्राइस, एंड दैट इज व्हाई वी एक्चुअली एंड अप बाइंग मोर, बट इवन एट द सेम प्राइस. तो हमने पढ़ा कि इनकम इंक्रीज होने से डिमांड कर्व हमारा आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और आउटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से वी एंड अप डिमांडिंग मोर यूनिट्स. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो रही है इवन इफ द प्राइस इज नॉट चेंजिंग, व्हिच मींस कि if the quantity demanded rises from 100 to 150, this is because your incomes are rising. This is because guys your incomes are rising. इसका मतलब ये हुआ कि इनकम इंक्रीज होने से डेफिनेटली क्वांटिटी डिमांडेड पे इम्पैक्ट आता है. अगर मैं आज आपसे पूछूं कि गाइस इफ इनकम्स आर राइजिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्ट्रेट जवाब होगा कि सर इफ इनकम्स आर राइजिंग क्वांटिटी डिमांडेड इज गोइंग टू राइज, राइट. और यही चीज हमने डायग्राम में शो करी है. लेकिन मेरा सवाल होगा कि यार इनकम इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड अगर इंक्रीज हो रही है, सो हाउ मच ऑफ अ राइज इन इनकम विल इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड. इफ इनकम्स इंक्रीज बाय 10%, हाउ मच वुड क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन इनकम्स. इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 10%, वेदर क्वांटिटी डिमांडेड वुड इंक्रीज बाय 5%, बाय 10% और बाय 15%. दिस इज व्हाट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल टेल यू. गाइज हु आर ऑन द फोन, इट वुड बी बेटर कि अगर आप फ़ोन बाहर जाकर यूज़ कर लें, बिकॉज उससे फ़ायदा ये होगा कि आप फ़ोन भी बेहतर यूज़ कर सकेंगे और मैं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, राइट. सो प्लीज़ बाहर चले जाइए, फ़ोन यूज़ कर लीजिए. आई डोंट माइंड कि अगर आप बाहर जाके बाहर जाके फ़ोन यूज़ कर लें. दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई नीड टू फिनिश इट. आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इन क्लास. इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, कोई मसला नहीं है, बाहर चले जाए. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं. YED, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्या कहता है शावेज ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या सिखाता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें सिखाता है कि इट रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड और सर्विस ड्यू टू अ चेंज इन इनकम. इनकम के लिए जो हम लेटर है, अल्फाबेट है, वो क्या है? Y. इनकम इज अल्फाबेट क्या होता है इसका? Y. सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गाइस इज बेसिकली टीचिंग अस the responsiveness or the sensitivity of quantity demanded to a change in incomes, which means that if incomes are increasing, quantity demanded will change. If incomes are decreasing, quantity demanded will change. But by how much is the question, which is answered by the income elasticity of demand. ठीक है जी. YED का फॉर्मूला क्या है गाइस? YED का फॉर्मूला है percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in incomes. Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in incomes. जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर इनकम बढ़ जाती है गाइस तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड. अगर इनकम गिर जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाती है बिकॉज ऑफ अ डिक्रीज इन डिमांड. अगेन द क्वेश्चन इज बाय हाउ मच विल इट राइज और बाय हाउ मच विल इट फॉल. इसका जवाब हमें YED ने दे दिया कि इनकम बढ़ने से या गिरने से
किस हद तक, किस एक्सटेंट तक क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्सटेंट ऑफ इलास्टिसिटी जानना चाहते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन इनकम जानना चाहते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू अ चेंज इन इनकम जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी वांट टू फिगर इट आउट कि वेदर आर डिमांड इज इनकम इलास्टिक और वेदर आर डिमांड इज इनकम इन इलास्टिक, वेदर आर डिमांड इज इनकम इलास्टिक और वेदर आर डिमांड इज इनकम इन इलास्टिक। हम ये जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो इनकम इलास्टिक है या हमारी डिमांड इनकम इन इलास्टिक है। अगर हमारी डिमांड इनकम इलास्टिक है, इट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिव, इट इज रिस्पॉन्डिंग by a greater proportion to a change in incomes, right? It is responding to a greater proportion because of a change in incomes. ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी डिमांड इनकम इलास्टिक है। हम जानना क्या चाहते हैं, हम जानना ये चाहते हैं कि यार एक इंसान है, वो लाख रुपए कमाता है, 2 लाख कमाता है, $100, $200, whatever his income is in whatever currency. You tell me something, if incomes rise, obviously the purchasing power rises, the purchasing ability increases, so people end up demanding more of the product. Now we want to know, क्या मुझे एक बात बताएं, इनकम अगर बढ़ती है तो क्या हर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है? नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जिनकी डिमांड नहीं बनती, फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉल्ट, यू वोंट एंड अप बाइंग, मे बी यू विल बाय मोर ऑफ देम बट नॉट बाय अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट. द क्वांटिटी विल इंक्रीज बट नॉट बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. व्हाई? बिकॉज यू विल बी मोर willing to pay for luxuries as compared to necessities. तभी हम कैटेगराइज करते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि इसकी प्रोडक्ट की डिमांड इनकम इलास्टिक है या इनकी इसकी डिमांड इनकम इन इलास्टिक है. साइन आपको पता है, इनकम इलास्टिक होगा द YD would be equal to greater than 1, इनकम इन इलास्टिक द YD would be less than 1. अब हम देख लेते हैं, इधर हम कैटेगराइज करते हैं YD. जब हम पढ़ते हैं तो हम 2 कैटेगरीज में गुड्स को डिवाइड कर देते हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ गुड्स. गुड्स तो वैसे हमारे पास कंज्यूमर कैपिटल होते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अगर हम इनकम बात करें कि इनकम में चेंजेस की वजह से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इनकम की कैटेगरी के अंदर इनकम के चेंजेस की वजह से हाउ डू वी कैटेगराइज द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इनकम ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसको असेस करने के लिए हम गुड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं. हम कहते हैं जी गुड्स या तो नॉर्मल हो सकते हैं या इन्फीरियर हो सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड्स की. अरब नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स होते हैं तुम्हारी लग्जरीज हो गई, तुम्हारी वांट्स हो गई. मिसाल के तौर पे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तुम दुबई का टूर लगा लोगे, तुम फॉरेन हॉलीडे पे करोगे, तुम लग्जरी कार ले लोगे. तो ये वो गुड्स होती हैं जो नॉर्मल गुड्स होती हैं. अच्छा, नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल गुड्स का मतलब हो गया कि ये वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है गाइस अगर इनकम बढ़े. इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी. इनकम गिरेगी, डिमांड गिरेगी. जब भी ये रिलेशन हो जिनका डायरेक्ट रिलेशन हो विद इनकम, सर इनकम बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, इनकम गिर रही है, डिमांड गिर रही है, जिस गुड का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा विद इनकम, वो गुड क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो गुड नॉर्मल गुड कहलाएगा. वो गुड क्या कहलाएगा? वो गुड हमारा नॉर्मल गुड कहलाएगा. ठीक है जी. Normal goods are those goods whose demand rises because of an increase in incomes. Example, luxuries such as imported chocolates, branded furniture, imported butter, foreign holidays, branded clothes, overseas trips, branded watches. ये सब normal goods हैं. लाजमी सी बात है when the incomes of a person is going to rise or when the incomes overall in the economy will rise, definitely demand for these category of goods will rise. But बात ये हमने देखना ये है, हमें पता है डिमांड राइज होगी, but by how much? But by how much? Not every normal good would be income elastic. They will be normal, but they might be income inelastic. देखते हैं हम. यहाँ पे नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड फॉल हो जाती है if the income falls. इनकम फॉल हुई तुम्हारी, if your incomes are falling, do you really think that you would end up buying branded watches or expensive clothes? No. Your incomes are falling, your purchasing ability is falling. अंडरस्टूड. इनको कहते हैं नॉर्मल गुड्स. मैंने लिखा है अब वो कितनी गिरेगी डिपेंड्स ऑन वेदर. अब फॉर एग्जांपल अगर इनकम गिर रही है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल फॉल, लेकिन वो कितनी गिरेगी डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज नॉर्मल इलास्टिक और नॉर्मल इन इलास्टिक. बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है गाइज यहाँ पे. व्हाट हैव आई रिटन? आई हैव रिटन दैट वी नो दैट इफ इनकम फॉल्स डिमांड फॉल्स.
अब वो कितनी गिरेगी डिपेंड्स ऑन वेदर इट इज नॉर्मल इलास्टिक और इट इज नॉर्मल इन इलास्टिक. सो गुड्स कैन आइदर बी नॉर्मल इलास्टिक, गुड्स कैन आइदर बी नॉर्मल इन इलास्टिक. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल द कोफिशिएंट 3 is more income elastic as compared to the coefficient 1.5. ठीक है, ये बात जरूर लिख कर आना एग्जाम में. कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना. 3 ज्यादा इनकम इलास्टिक है एज कंपेयर टू 1.5 और 1.2. नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स जो है वो गुड्स होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल गुड्स की जो वाईडी होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव में आती है. पॉजिटिव में क्यों आती है? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है. इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम गिरेगी, डिमांड गिरेगी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो वाईडी की वैल्यू साइन जो आएगा वो वाईडी का हमेशा पॉजिटिव के अंदर आएगा. क्लियर हो गई बात? पॉजिटिव के अंदर आएगा. सो अगर हम बात करें नॉर्मल गुड्स की, और हम ये कहें कि नॉर्मल गुड्स के अंदर अगर डिमांड इनकम इलास्टिक है, व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्ट दैट डिमांड इज इनकम इलास्टिक? डिमांड के इनकम इलास्टिक का होने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर इनकम बढ़ रही है 5% से, इफ इनकम्स आर राइजिंग बाय 5%, सो व्हाट विल हैपन? द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज बाय लेट्स से 10%. तो अगर मैं इस प्रोडक्ट की वाईडी निकालूं तो वाईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. तो उसकी जो वाईडी मेरे पास आएगी वो आएगी प्लस 10% डिवाइडेड बाय प्लस 5% विच इज प्लस 2. दिस मीन्स दैट द गुड इज नॉर्मल इलास्टिक. सही है जी. तो नॉर्मल इलास्टिक में क्या होता है? नॉर्मल इलास्टिक में द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस अ लॉट मोर और सिग्निफिकेंटली मोर डिपेंडिंग अपॉन द कोफिशिएंट वैल्यू. दैट इज द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर और relatively higher than the increase in incomes. So as income increases, we buy more of it. ये तो हमें पता है. But although we buy more of it, but if it is income elastic, we buy a lot more of it because the product is income elastic. The relation between the product and income is such that the more so even if income rises by a small proportion, people end up rushing for that product and running to buy that product. They desperately increase the purchases for the product. This shows how significantly related the good is with respect to income. ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे पास ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत पास पेपर्स में आया. मैं इसके पास पेपर करवाऊंगा आप लोगों को कि वाईडी का जो साइन है वो बता रहा है कि वो नॉर्मल है या इन्फीरियर है. साइन बता रहा है क्या? कि वो नॉर्मल है या इन्फीरियर है. कोफिशिएंट वैल्यू आराफ क्या बता रही है? कोफिशिएंट वैल्यू आराफ आपको बता रही है कि वो कितना क्लोजली रिलेटेड है विद इनकम. अगर आपकी इनकम बढ़ती है और मैं आपको बोलूं क्वांटिटी डिमांडेड, फॉर एग्जांपल आपकी वाईडी की वैल्यू आ रही है +5 आ रही है आपकी वाईडी की वैल्यू. लेट्स से प्लस का साइन क्या बता रहा है आराफ? प्लस का साइन क्या बता रहा है? प्लस का साइन बता रहा है कि ये नॉर्मल गुड है. 5 की वैल्यू क्या बता रही है? कि ये बड़ा इनकम इलास्टिक है, बट इज हाईली इनकम इलास्टिक. इट इज हाईली नॉर्मल इलास्टिक. बड़ा क्लोज रिलेशन है इसका मतलब है. इट इज वेरी क्लोजली, देयर इज अ ह्यूज क्लोज रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट एंड इनकम. मेक सेंस? एमसीक्यू में, बहुत एमसीक्यू में आता है, भरे में एमसीक्यूज. दूसरी चीज, गुड नॉर्मल भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, बट वो नॉर्मल इन इलास्टिक भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल नेसेसिटी. नॉर्मल नेसेसिटीज जो होती हैं गाइस, ये वो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटीज जो होती है ना, necessities are also normal goods. It's not that they are inferior goods. Necessities, you can classify them at some point as some of the necessities as inferior, but if for example मुझे बताएं, for example salt है या rice है, अगर किसी एवरेज इंसान की इनकम बढ़ेगी, किसी एवरेज बंदे की इनकम बढ़ जाएगी, तो उसके घर में ज़्यादा चावल आएंगे या क्वांटिटी डिमांडेड राइस की बढ़ जाएगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी. क्वांटिटी डिमांडेड फॉर राइस विल राइज, ही विल एंड अप बाइंग मोर राइस. लेकिन कितना ज़्यादा राइस ले लेगा वो?
अगर इनकम उसकी 5% बढ़ रही है तो क्या वो थोड़ा सा ही राइस ज्यादा लेगा? बिकॉज वो बोलेगा यार मेरी इनकम बढ़ रही है, आई लेट मी एंजॉय a foreign trip or maybe a expensive watch instead of buying rice. So yes, quantity demanded for rice will increase but by less proportion. So इधर इसका मतलब है कि क्या है, इनकम इनइलास्टिक है, नॉर्मल है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, दोनों पॉजिटिव साइन में जा रहे हैं, इसका मतलब कि है तो नॉर्मल गुड, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी बढ़ रही है, सॉरी दोनों एक ही डायरेक्शन मूव करें, इनकम बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ी है, नॉर्मल गुड है। इसका मतलब है जब इनकम बढ़ती है लोग ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है मान लिया ज्यादा ले रहे हैं यार, बट कितना ज्यादा ले रहे हैं? बहुत ज्यादा ले रहे हैं? नहीं सर बहुत ज्यादा तो नहीं ले रहे, थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। इसका मतलब है कि वो नॉर्मल इनइलास्टिक हुआ, क्योंकि इसका मतलब है कि वो नॉर्मल नेसेसिटी है। इफ योर इनकम्स राइज यू मे एंड अप बाइंग मोर वाटर, मोर ब्रेड, मोर सॉल्ट इन योर हाउस, बट बाय अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट नो। सो नॉर्मल नेसेसिटीज जो होती हैं गाइस वो क्या होती हैं? वो इनकम इनइलास्टिक होती हैं। सो नॉर्मल नेसेसिटी मैंने लिखा है कि जो नॉर्मल नेसेसिटीज होती हैं, सही है, लेट्स से फॉर अ यंग एडल्ट he would not spend more on buying imported chocolates than he would on branded clothes, since the amount of utility he would get from imported chocolates would be low for him, or for him he won't get a high consumer welfare or satisfaction from imported chocolates. अच्छा इसका क्या मतलब है? मैं इसका मतलब ये भी समझा देता हूँ, इसका बहुत गौर से पढ़ो। ये मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि नॉर्मल नेसेसिटी की डिमांड इनकम इनइलास्टिक होती है, लेकिन खाल जरूरी नहीं है कि नॉर्मल नेसेसिटी की ही डिमांड इनकम इलास्टिक हो। मैंने लिखा है नॉट नेसेसरली ओनली नॉर्मल नेसेसिटी, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल नेसेसिटी को ही तुम इस कैटेगरी में क्लासिफाई करो कि सर यही नॉर्मल नेसेसिटी में आपके पास राइस, चावल एक्सेट्रा, यही वो चीजें हैं जिसकी डिमांड जो है वो इनकम इनइलास्टिक है। कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जिसकी डिमांड इनकम इलास्टिक हो। मिसाल के तौर पे फॉर एन इंडिविजुअल, लेट्स सपोज ये है, अगर इनकी इनकम बढ़ जाती है, लेट्स सपोज इनकी इनकम बढ़ जाती है, तो विल शी एंड अप बाइंग मोर क्लोथ्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और मोर ब्रांडेड चॉकलेट्स? मे बी अ टीनेजर वुड एंड अप बाइंग मोर, स्पेंड मोर ऑन इंपोर्टेड on branded clothes then he would end up buying on imported chocolates. So even if so for him, for that particular individual, I'm not classifying, मैं ये नहीं कह रहा कि this is not a देखो नॉर्मल नेसेसिटी के लिए तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, सबका यही होगा, सबके घर में ऐसे ही होगा, लेकिन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लाइक मिस्टर शावेज, he would spend more on buying imported clothes than he would spend buying on imported chocolates because he needs to impress his friends. ठीक है जी, तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि he would, तो बेसिकली इसको जरा गौर से देखें, what I've written that he would not spend more on buying imported chocolates. हालांकि आराफ imported गाइस समझ आ रहा है, इंपोर्टेड चॉकलेट्स लग्जरी है, इंपोर्टेड चॉकलेट्स लग्जरी है, लेकिन मेरे लिए इस इंपोर्टेड चॉकलेट्स की डिमांड इनकम इनइलास्टिक है, मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं होगी। तो ये इवैल्यूएशन में तुम लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, माना कि नॉर्मल नेसेसिटी की डिमांड इनकम इनइलास्टिक होती है, बट हर वक्त नॉर्मल नेसेसिटी की डिमांड ही इनकम इनइलास्टिक नहीं होती। अगर हम ये कहते हैं कि लग्जरी की डिमांड नॉर्मल इलास्टिक है, अगर हम कहते हैं लग्जरी की डिमांड नॉर्मल इलास्टिक है, जनरली इट इज फॉर पीपल, बट फॉर सम पीपल इट माइट नॉट। फॉर एग्जांपल फॉर अ टीनेजर, he would not, for a teenager the demand for imported chocolates may be income inelastic, because although his income is rising, he would spend a small proportion of that income in buying more chocolate, but not a very large proportion. He would spend much a large proportion on buying branded clothes instead. यही मैंने लिखा है कि he would not spend more on buying imported chocolates than he would on branded clothes, since the amount of utility, that is the welfare, the satisfaction he would get from imported chocolates would be low for him, as he won't get a high consumer welfare or satisfaction from imported chocolates. जाहिर सी बात है, उस पैसे को अगर ये यूज करेंगी इंपोर्टेड चॉकलेट्स में तो उनको इतनी यूटिलिटी नहीं मिलेगी जितनी यूटिलिटी इनको ब्रांडेड क्लोथ्स से मिलेगी। ब्रांडेड क्लोथ्स वो हर जगह पहन के जा सकती हैं, शी कैन इंप्रेस अ लॉट ऑफ पीपल, ही कैन इंप्रेस अ लॉट ऑफ पीपल, बट ब्रांडेड चॉकलेट खाई खत्म, दैट्स इट। अगेन आई एम सेइंग, so these are the evaluation points that you can mention it as well, कि ठीक है इनकम इलास्टिसिटी होती है, but it may vary from person to person as well. For some people the good may be normal elastic, but for others the same good may be normal inelastic as well.
What do you mean by normal necessities? Normal necessities का मतलब होता है कि our incomes are rising, हमारी income बढ़ रही है, but we aren't buying much more of it. Maybe because we may be buying before it as well. क्या मतलब कि यार salt है, rice है, water है, ये wheat है, ये सारे vegetables हैं, fruits हैं. क्या अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे घर में ये सामान ज्यादा आता है? आता होगा, लेकिन इतना ज्यादा आता है? बहुत ज्यादा आता है क्या? सिग्निफिकेंटली ज्यादा नहीं, क्योंकि तो पहले भी खरीद रहे थे हम, नेसेसिटीज है ना ये तो. डज दिस मेक सेंस? सो ये था आपका YD विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल गुड्स. अब हम पढ़ेंगे YD विद रिस्पेक्ट टू इंफीरियर गुड्स.